हेलो एवरीवन। सो दिस इज द डिकोडिंग बीपीएससी प्रीलिम सीरीज और इसके अंदर हम लोग 69 बीपीएससी जो प्रीलिम्स एग्जाम है उसको डिकोड करेंगे हिस्ट्री और कल्चर सेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हिस्ट्री और कल्चर की अगर बात करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो इस एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं उनका नंबर है 38। टोटल 38 क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं, जिसमें से 9 क्वेश्चंस जो है वो एंशिएंट हिस्ट्री से पूछे गए हैं। सो एंशिएंट हिस्ट्री से द नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड आर 9। मेडिवल हिस्ट्री की बात करेंगे तो 7 क्वेश्चंस जो है वो मेडिवल हिस्ट्री से पूछे गए हैं। उसी तरह मॉडर्न हिस्ट्री की बात करेंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री से टोटल 16 क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। वहीं अगर बिहार हिस्ट्री की बात करेंगे तो बिहार हिस्ट्री में सिर्फ वही क्वेश्चंस को हमने इंक्लूड किया है जिनके लिए किसी स्पेशल प्रिपरेशन की जरूरत है या स्पेसिफिकली वो बिहार से ही जुड़े हुए हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस का जो नंबर है वो 6 हमें देखने को मिलता है। सो देर आर 6 क्वेश्चंस विच हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम बिहार हिस्ट्री। और इस तरह टोटल 38 क्वेश्चन जो है वो हमें इस एग्जाम में हिस्ट्री और कल्चर सेक्शन से देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं डिस्कशन की, देखते हैं कि क्वेश्चंस जो है उनका डिफिकल्टी लेवल क्या है और किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं। अगर डिफिकल्टी लेवल की बात करेंगे तो डिफिकल्टी लेवल हमें ऑन एन एवरेज इजी टू मॉडरेट ही देखने को मिलता है। और 38 क्वेश्चंस में से अगर किसी ने ठीक ठाक प्रैक्टिस किया है तो इजीली 35 क्वेश्चंस जो है उनको सॉल्व किया जा सकता है और इजीली उनसे जुड़े हुए जो मार्क्स हैं उनको फैच किया जा सकता है। तो लगभग 25% जो है वो मार्क्स आप सिर्फ एक ही सेक्शन से लेके आ सकते हैं। तो हिस्ट्री को बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे, उसको बहुत ज्यादा फोकस के साथ यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन से पूछा गया है। और क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वाज नॉट नोन टू द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इनमें से कौन सा जानवर जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों द्वारा नहीं जाना जाता था या उसके बारे में उनको नहीं पता था। तो बुल की बात करेंगे तो बुल के जो इमेजेस हैं वो तो बहुत सारी सील्स के ऊपर हमें देखने को मिलते हैं। यूनिकॉर्न सील के बारे में आपने पढ़ा होगा और यूनिकॉर्न सील के ऊपर हमें एक सींग वाला बुल जो है उसका इमेज देखने को मिलता है, क्योंकि दूसरा जो हॉर्न है, दूसरा जो सींग है बुल का, वो छिप जाता है एक के पीछे। दूसरा अगर एलिफेंट की बात करेंगे तो एलिफेंट के भी इमेजेस हमें पशुपति महादेव सील के ऊपर देखने को मिलते हैं। तो इस तरह एलिफेंट भी नहीं होगा, तो बुल भी ऑप्शन नहीं होगा, एलिफेंट भी नहीं होगा। हॉर्स की बात करेंगे तो हॉर्स जो है वो ऑप्शन हो सकता है हमारे पास, क्योंकि हॉर्स का इमेज ना तो किसी सील के ऊपर हमें देखने को मिलता है। वहीं अगर स्केलेटल रिमेन्स की बात करेंगे तो बस थोड़े से ही साइट हैं जहां से स्केलेटल रिमेन्स हमें देखने को मिलते हैं हॉर्स के, जिसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट साइट है वो है सुरकोतडा। तो सुरकोतडा एक साइट है गुजरात के अंदर और इसके बारे में कहा जाता है कि एक इम्पोर्टेंट साइट है जहां से हमें हॉर्स के स्केलेटल रिमेन्स देखने को मिलते हैं। लेकिन स्कॉलर्स का ऐसा मानना है कि ये जो स्केलेटल रिमेन्स हैं वो हॉर्स के नहीं होके किसी हॉर्स जैसे ही जुड़े किसी और जानवर के हो सकते हैं। तो कॉन्क्रीटली हम नहीं कह सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग हैं वो हॉर्स को जानते थे या नहीं जानते थे। और ये पक्का है कि हॉर्स जो है यहाँ पर सेंट्रल एनिमल नहीं हुआ करता था। तो इस तरह ऑप्शन बी जो है उसको यहाँ पर हम लोग चूज करेंगे और वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे के लिए भी आपको याद रखना है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है किसी बीपीएससी एग्जाम के अंदर कि कौन से जानवर को नहीं जाना जाता है और हॉर्स अगर उसमें है तो हॉर्स जो है उसको आपको टिक कर सकते हैं, क्योंकि हॉर्स को लेके हमें कंक्लूसिव एविडेंसेस देखने को नहीं मिलते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एंशिएंट हिस्ट्री से ये जो क्वेश्चन है वो हमें देखने को मिलता है। और क्वेश्चन के लेवल की बात करेंगे तो बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है अभी तक अलग अलग पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन के अंदर। इसीलिए आपको जो पीवाई क्यूज हैं वो जरूर प्रैक्टिस करने हैं ताकि आपको पता चल सके कि पहले जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनसे किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देखने को मिलता है। ये जो क्वेश्चन है वो कल्चर से पूछा गया है। तो कल्चर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, लेकिन लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो है उसके बारे में ये क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा मॉन्यूमेंट जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर इंक्लूडेड है। अगर करंट सिनेरियो की बात करेंगे तो टोटल 24 यूनेस्को साइट हमें इंडिया में देखने को मिलते हैं, जिसमें से 36 जो है वो कल्चरल साइट है और 7 जो है वो नेचुरल साइट है। इसके अलावा इसमें एक कंचनजंगा जो है वो मिक्स साइट भी हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह टोटल 44 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो हमें इंडिया में देखने को मिलते हैं। अगर ऑप्शंस की बात करेंगे तो कुतुब मीनार, हाँ,
कुतुब मीनार जो है वो एक इम्पॉर्टेंट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसको लिस्ट के अंदर 1993 में इंक्लूड किया गया था। रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स दिल्ली का, तो रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे तो इसको भी 2007 में इंक्लूड किया गया था। इंडिया गेट की बात करेंगे तो इंडिया गेट जो है वो हमारे पास यूनेस्को साइट नहीं है, तो सी वुड बी दी ऑप्शन, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास। इंडिया गेट यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर शामिल नहीं की गई है। और इसी के साथ अब आपको, आप लोगों के लिए काम आपको यहाँ पर मिल जाता है कि जितने भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उनको आप नेट से देखेंगे कि कौन कौन से वर्ल्ड हेरिटेज साइट हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा टेंटेटिव साइट भी बहुत सारे देखने को मिलते हैं, और देखेंगे कि वहाँ बिहार या जो इम्पोर्टेंट टेंटेटिव साइट्स है उनको भी जरा आप लोग वहाँ पर चेकआउट कर लेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। इंडिया गेट इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी हमें ऑलमोस्ट कल्चर से ही देखने को मिलता है। तो इन इंडियन आर्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूप, चैत्य, विहार इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अगेन वेरी बेसिक क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। इसमें पूछा गया है कि स्तूप आर्किटेक्चर, चैत्य आर्किटेक्चर और विहार आर्किटेक्चर किस धर्म के साथ एसोसिएटेड है, किस धर्म के साथ ताल्लुक रखते हैं। तो सभी को पता है कि बुद्धिज्म के अंदर ये जो आर्किटेक्चर हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। स्तूप की बात करेंगे तो स्तूप आर्किटेक्चर वैसे तो प्री बुद्धिस्ट है इसका ओरिजिन, लेकिन टाइम के साथ बुद्धिज्म के साथ ये एसोसिएट हो जाता है और बुद्धिज्म के साथ ये जुड़ा हुआ हमें देखने को मिलता है। और ये जो आर्किटेक्चर है इसका इस्तेमाल किया जाता है महापरिनिर्वाण इवेंट जो है बुद्धिज्म के अंदर, गौतम बुद्धा की डेथ के साथ जो इवेंट जुड़ा हुआ है उसके साथ इसको जोड़ा जाता है। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। चैत्य की बात करेंगे तो बुद्धिज्म के अंदर चैत्य एक तरह की मोनास्ट्री है जिसका इस्तेमाल पूजा पाठ के लिए किया जाता है, जिसका इस्तेमाल वोटिव पर्पस के लिए किया जाता है, यानी कि वर्शिप यहाँ पर होती है। विहार भी एक तरह की मोनास्ट्री है बुद्धिज्म के अंदर, जिसके अंदर रेजिडेंशियल जो मॉन्क्स है वो रहा करते हैं और रेजिडेंशियल पर्पस इसका हमें देखने को मिलता है। तो इसका वोटिव पर्पस है और इसका रेजिडेंशियल पर्पस हमें देखने को मिलता है। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। बहुत आसान क्वेश्चन है, इजीली इसको किया जा सकता है। सी वुड बी द आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे तो ये बिहार कल्चर से पूछा गया है ये क्वेश्चन, और सुजनी आर्ट से जुड़ा हुआ है। सुजनी आर्ट की बात करेंगे कि सुजनी आर्ट फॉर्म इनमें से किससे ताल्लुक रखती है, किसके साथ एसोसिएटेड है। तो सुजनी आर्ट फॉर्म जो है वो एक एम्ब्रॉयडरी का टाइप है, एम्ब्रॉयडरी आर्ट है। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो विक्रमशिला महाविहार से जुड़ा हुआ है। विक्रमशिला महाविहार के बारे में कुछ स्टेटमेंट आपको दिए हुए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो ठीक है विक्रमशिला महाविहार को लेके। तो अगर विक्रमशिला महाविहार की बात करेंगे तो पहला जो स्टेटमेंट है वो पूछा गया है, इट वाज लोकेटेड इन द प्रेजेंट डे बांका डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो ये जो स्टेटमेंट है आपको पता होगा गलत हो जाएगा, क्योंकि विक्रमशिला महाविहार हमें भागलपुर जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, इट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय गोपाल फर्स्ट ऑफ पाल डायनेस्टी। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे, स्टेटमेंट नंबर 2 की बात करेंगे तो ये भी गलत हो जाएगा। धर्मपाल के बारे में कहा जाता है कि विक्रमशिला महाविहार धर्मपाल ने बनवाया था। गोपाल ने बिहार शरीफ के अंदर जो उदांतपुरी महाविहार है उसको बनवाया था। तो जो स्टेटमेंट 2 है वो भी हमारा गलत हो जाएगा। स्टेट नंबर 3 की बात करेंगे, द वज्रयान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म फ्लरिश्ड है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि जो पाल डायनेस्टी के अंदर हमें वज्रयान और महायान सेक्ट का पॉपुलैरिटी देखने को मिलता है। विक्रमशिला की बात करेंगे तो यहाँ पर तंत्र का इन्फ्लुएंस ज्यादा देखा गया है, इसीलिए वज्रयान सेक्ट की पॉपुलैरिटी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्टेटमेंट नंबर 4 है, बड़ा ही जनरल स्टेटमेंट है, कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो महाविहार हुआ करते थे यहाँ पर से बुद्धिस्ट जो नॉलेज है वही नहीं दी जाती थी, बल्कि अलग अलग जो डिसिप्लिन है उनकी नॉलेज भी दी जाती थी। जैसे एस्ट्रोनॉमी हो गया, लॉजिक हो गया, लॉ हो गया, ग्रामर हो गया, फिलोसफी हो गया। तो अलग अलग तरह के विषय, अलग अलग तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी यहाँ पर पढ़ाए जाते थे। सो क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर 3 और 4 जो है वो हमारे ठीक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 जो है वो स्टेटमेंट गलत है। लेकिन क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्वेश्चन हमसे इनकरेक्ट क्वेश्चन के बारे में देख रहा है, और यही आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसको ठीक से पढ़ना है, उसके बाद देखना है कि वो इनकरेक्ट पूछ रहा है या करेक्ट पूछ रहा है। तो यहाँ पर इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो इनकरेक्ट की बात करेंगे तो 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट, और सी जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को
मिलती है। विक्रमशिला महाविहार से जुड़े हुए जैसे जो स्टेटमेंट है वो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में है, ये धर्मपाल ने इसको बनवाया है। वज्रयान सेक्ट यहाँ पर पॉपुलर सेक्ट हुआ करता था, और बुद्धिज्म के अलावा और भी डिसिप्लिन की पढ़ाई यहाँ पर हुआ करती थी। नेक्स्ट अगर हम लोग क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, जो मेडिवल हिस्ट्री से पूछा गया है। और मेडिवल हिस्ट्री में बाबर से ये क्वेश्चन आया है। बाबर के कंट्रीब्यूशन जो हमने डिस्कस किए हैं क्लासरूम के अंदर, उनका इस्तेमाल करके आप इनको जो है सॉल्व कर सकते हैं बड़ी आसानी से। आसान क्वेश्चन है ये भी। तो द अराइवल ऑफ बाबर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द अराइवल ऑफ बाबर इनटू इंडिया लेड टू, बाबर के आने के बाद क्या कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला, इंट्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर इन द सब कॉन्टिनेंट। तो ये तो गलत हो जाएगा, गन पाउडर का इंट्रोडक्शन बाबर ने नहीं किया था। हमने दिल्ली सल्तनत पढ़ते समय कई बार डिस्कस किया है कि गन पाउडर पहले से इंडिया में हुआ करता था। फिरोज शाह तुगलक जो है उसको आतिशबाजी का बहुत ज्यादा शौक था, तो आतिशबाजी का इस्तेमाल, गन पाउडर का इस्तेमाल आतिशबाजी में किया जाता था, जो सेलिब्रेशन है उनमें किया जाता था, लेकिन मिलिट्री यूज इसका नहीं होता था उस समय। नेक्स्ट अगर बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ आर्च एंड डोम इन द रीजन्स आर्किटेक्चर, तो ये भी गलत हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के स्टेब्लिशमेंट के बाद ही हमें आर्च और डोम का इस्तेमाल देखने को मिलता है, जिसको आर्कुएट आर्किटेक्चर भी बोलते हैं। और बलबन का जो डोम है वो पहला बिल्डिंग है, पहला स्ट्रक्चर है जहां पर आर्च और डोम का इस्तेमाल हमें देखने को मिलता है। तो स्टेटमेंट नंबर 2 जो है वो गलत हो जाएगा। स्टेट नंबर 3 की बात करेंगे, स्टेब्लिशमेंट ऑफ तिमुरिड डायनेस्टी इन द रीजन, तो ये ठीक हो जाएगा। बाबर जो है वो आमिर तैमूर का वंशज हुआ करता था, और जब वो इंडिया में मुगल एम्पायर को स्टेब्लिश करता है तो तिमुरिड डायनेस्टी का रूल जो है वो स्टेब्लिश हो जाता है इंडिया। तो ये ठीक हो जाएगा। इंट्रोडक्शन ऑफ कैनन इन वॉरफेयर, तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी ठीक हो जाएगा कि कैनन का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। बाबर पहला व्यक्ति था जिसने नॉर्थ इंडिया में कैनन का इस्तेमाल किया था। तो स्टेटमेंट नंबर 3 और 4 जो है वो करेक्ट है, और 1 और 2 जो है वो इनकरेक्ट है। और यहाँ पर क्वेश्चन जो है सिर्फ हमसे करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछ रहा है, तो सी वुड बी दी ऑप्शन। सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और 3 और 4 स्टेटमेंट जो है वो हमें यहाँ पर करेक्ट देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बाबर के और कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो बाबर ने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है तुजु के बाबरी नाम से, जिसकी भाषा जो है वो चांगताई टर्किश लैंग्वेज हुआ करती थी। इसी तरह बाबर ने कुछ कॉइन भी इशू किए हैं, और वो कॉइन को शाहरुखी कहा जाता था। तो तिमुरिड डायनेस्टी के एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था शाहरुख, उनके नाम पर ये कॉइन जो है पूरे तिमुरिड एम्पायर में लागू इशू किए जाते हैं, उनको चालू किया जाता है। और इस तरह उन्हीं कॉइन्स को बाबर इंडिया में भी इंट्रोड्यूस करता है। तो सिल्वर कॉइन्स उसने इशू किए हैं शाहरुखी नाम से इंडिया में। ये कंट्रीब्यूशन हमें बाबर की तरफ से देखने को मिलता है। बाकी के जो कंट्रीब्यूशन है वो भी आप यहाँ पर चेकआउट करेंगे अपने नोट्स से कि किस तरह के कंट्रीब्यूशन हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम लोग बात करेंगे तो विच अमंग द फॉलोइंग पोर्ट्स वाज कॉल्ड बाबुल मक्का या गेटवे ऑफ मक्का इन इंडिया। तो कई बार हम बता चुके हैं क्लासरूम के अंदर, आपके नोट्स में भी ये इंक्लूडेड होगा कि सूरत जो है उसको गेटवे ऑफ मक्का कहा जाता था, और मक्का से जाने के लिए शिप्स जो है वो सूरत से ही मिलते थे मुगल पीरियड में। तो बी जो है वो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। बाबुल मक्का किसको कहा जाता था? सूरत को कहा जाता था। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। ये भी मेडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चन आया है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बड़ी इजीली इसको जो है वो सॉल्व किया जा सकता है। तो आप देखेंगे कि क्वेश्चंस का जो लेवल है वो बहुत डिफिकल्ट नहीं है, और थोड़ी सी भी अगर किसी ने पढ़ाई की है तो बड़ी आसानी से उसको प्रैक्टिस कर सकता है। तो हिस्ट्री में मार्क्स गंवाने का कोई स्कोप नहीं है आपके पास, और लगभग 25% मार्क्स जो है वो इस एग्जाम के आप इसी सेक्शन से लेके आ सकते हैं। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अष्ट प्रधान की बात करेंगे तो ये क्वेश्चन जो है रिपीटेड है। इससे पहले वाले सेक्शन में हमने देखा था कि 70th बीपीएससी में भी अष्ट प्रधान से क्वेश्चन आया है। तो ये बात आपको याद रखना है कि जो टॉपिक्स हैं या जो क्वेश्चंस हैं वो हमें रिपीटेड देखने को मिल रहे हैं अलग अलग सेक्शंस के अंदर। इसीलिए पीवाईक्यूज को सॉल्व करना, उनका एनालिसिस करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो अष्ट प्रधान का जो क्वेश्चन है वो 70th बीपीएससी में पूछा गया है, और इससे पहले 69 बीपीएससी में भी उसको पूछ चुके हैं। तो अष्ट प्रधान वॉज द काउंसिल ऑफ मराठा एडमिनिस्ट्रेशन। तो सी जो है वो इसका ऑप्शन हो जाएगा। गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर दिया हुआ है, चोला एडमिनिस्ट्रेशन दिया हुआ है, विजयनगर एडमिनिस्ट्रेशन दिया हुआ है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। हमने डिस्कस किया था कि अष्ट प्रधान जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कहा जाता था
एंड इट इज एसोसिएटेड विद मराठा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। और अलग अलग जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनको अलग अलग पोर्टफोलियो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है उनका। जैसे पेशवा की बात करेंगे तो पेशवा वॉज काइंड ऑफ प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है पेशवा। अमात्य की बात करेंगे तो अमात्य वॉज, अमात्य को मजूमदार भी कहा जाता है, फाइनेंस मिनिस्टर जैसे काम करता है वो। शुरू नवीस की बात करेंगे तो शुरू नवीस जिसको सचिव भी कहा जाता है, ही वॉज अ काइंड ऑफ ऑफिसर ऑफ करस्पॉन्डेंस। उसका काम होता था अलग अलग डिपार्टमेंट में करस्पॉन्डेंस एस्टेब्लिश करना। अगर सरे नौबत की बात करेंगे तो सरे नौबत को सेनापति भी कहा जाता है, और ही वॉज काइंड ऑफ मिलिट्री चीफ, मिलिट्री चीफ का काम हुआ करता था उसका। वाकिया नवीस वॉज काइंड ऑफ इंटेलिजेंस ऑफिसर, इंटेलिजेंस ऑफिसर, जासूस तंत्र की देखभाल करना उसका काम हुआ करता था। बारिद भी कहा जाता है उसको। सुमंत और दाबिर की बात करेंगे तो ही वॉज काइंड ऑफ फॉरेन मिनिस्टर, तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। न्यायाधीश की बात करेंगे तो जुडिशियल हेड हुआ करता था वो। पंडित राव की बात करेंगे तो ही वॉज रिलीजियस हेड, तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। और इसमें न्यायाधीश और पंडित राव जो है वो लड़ने नहीं जाते थे, बाकी सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर लड़ने जाया करते थे। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि ये सारे लोगों की मदद करने के लिए 7 अदर ऑफिशियल्स हुआ करते थे, जिसमें से जो इंपॉर्टेंट ऑफिशियल है वो है चिटनीस, एंड दे एक्टेड लाइक क्लर्क्स इन द मराठा एडमिनिस्ट्रेशन। तो चिटनीस जो है वो क्लर्क्स की तरह काम किया करते थे, और ये जो क्लर्क्स हैं वो हर डिपार्टमेंट के साथ एसोसिएटेड हमें देखने को मिलते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट मराठा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अष्ट प्रधान। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे, द पेंटिंग्स ऑफ बोधिसत्व पद्मपनी इज लोकेटेड एट। तो अगेन ये क्वेश्चन जो है आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा देखने में, लेकिन अगर थोड़ी सी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है आपके पास तो आपको पता होगा कि बोधिसत्व के ज्यादातर इमेजेस जो है वो यहाँ पर अजंता केव्स में ही हमें देखने को मिलते हैं। तो सी जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। बोधिसत्व पद्म पानी, बोधिसत्व हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। बोधिसत्व एक ऐसा एक इंडिविजुअल को कहा जाता है या ऐसा कंपैशनेट बीइंग को कहा जाता है जो अपना खुद का निर्वाण डिले करता है। वो चाहे तो निर्वाण ले सकता है लेकिन फिर भी खुद का निर्वाण डिले करता है फॉर द सेक ऑफ अदर्स। ऐसे कंपैशनेट बीइंग को बोधिसत्व कहा गया है महायान सेक्ट के अंदर। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है बोधिसत्व को लेके। अजंता केव्स की बात करेंगे तो अजंता केव्स आर लोकेटेड इन संभाजी नगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, जिसको पहले औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट भी कहा जाता था। और ये जो और अजंता केव्स है वो एक जॉर्ज हमें देखने को मिलता है वागोरा रिवर का, उसके अराउंड हमें यू शेप जॉर्ज है जिसके अराउंड ये केव्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। और सारे के सारे टोटल 29 to 30 केव्स हमें अजंता के अंदर देखने को मिलते हैं, और सारे के सारे में हमें फ्रिस्को पेंटिंग या मुराल पेंटिंग जो है उसका इस्तेमाल देखने को मिलता है, उनका डेपिक्शन वहां पर देखने को मिलता है। और जो थीम है इन पेंटिंग्स का वो बुद्धिस्ट थीम है। तो या तो जातक टेल्स को वहां पर डेपिक्ट किया गया है, या अलग अलग जो बोधिसत्व हैं उनके इमेजेस, उनका डेपिक्शन हमें वहां पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 जो भी एंशिएंट हिस्ट्री से है। बहुत आसान जो है ये क्वेश्चन है, गुप्ता पीरियड से पूछा गया है फॉरेन ट्रेवलर्स के बारे में। तो फा हिंद वॉज द चाइनीज ट्रेवलर हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रूल ऑफ हर्षा। तो ये जो है वो गलत हो जाएगा। फा हिंद ने हर्षवर्धन के समय नहीं बल्कि जो गुप्ता रूलर चंद्रगुप्त सेकंड हैं जिनको विक्रमादित्य भी कहा जाता है, उनके टाइम पर विजिट किया था। उसका एक रिकॉर्ड भी हमें देखने को मिलता है जिसको द रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम नाम दिया गया है। 5th सेंचुरी के अंदर इसका अराइवल हमें इंडिया के अंदर देखने को मिलता है। लगभग 10 साल तक ये इंडिया में रहा था। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे ह्वानसंग, तो ह्वानसंग के बारे में भी ये क्वेश्चन जो है वो दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है, ह्वानसंग वाज चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। ह्वानसंग जो है वो हर्षवर्धन के समय आया था। तो यहाँ पर इंटरचेंज कर दिया है इन्होंने, दोनों स्टेटमेंट गलत है, इसीलिए डी वुड बी दी आंसर, डी आंसर हो जाएगा। कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक नहीं है। और ह्वानसंग की बात करेंगे तो वो 7th सेंचुरी में इंडिया आया था, और सीयू की करके हमें उसका अकाउंट यहाँ पर देखने को मिलता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द चाइनीज ट्रेवलर हु विजिटेड इंडिया इन एंशिएंट टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे तो यहाँ पर हमें अलग अलग स्कॉलर्स और उनके जुड़े हुए जो सब्जेक्ट्स हैं उनसे क्वेश्चन पूछा गया है। मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको पेयरिंग करनी है। एक तरफ जो है वो हमें स्कॉलर्स देखने को मिलते हैं, दूसरी तरफ उनका सब्जेक्ट देखने को मिलता है। तो चरक की बात करेंगे तो चरक जो है सबको पता है कि चरक वॉज द कोर्ट फिजिशियन ऑफ चरक वॉज द कोर्ट फिजिशियन ऑफ कुषाण रूलर कनिष्क। फर्स्ट और सेकंड सेंचुरी एडी में चरक हमें देखने को मिलता है। कनिष्क का कोर्ट फिजिशियन हुआ करता था ये। तो ए का हो जाएगा 2।
तो ए का 2 का बात करेंगे तो यहाँ पर इजीली हम लोग ऑप्शन नंबर ए जो है उसको यहाँ पर लगा सकते हैं एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करके, लेकिन फिर भी देखते हैं। ब्रह्मगुप्त की अगर बात करेंगे तो ब्रह्मगुप्त वॉज अ मैथमेटिशियन हुआ करते थे ब्रह्मगुप्त, और उन्होंने कुछ किताबें भी लिखी हैं जैसे ब्रह्मस्पुत सिद्धांत और खंड खाद्यक। ये किताबें उन्होंने उनकी तरफ से हमें देखने को मिलती हैं। 7th सेंचुरी के इंडियन मैथमेटिशियन है वो, और इनके बारे में कहा जाता है कि सबसे पहले ग्रेविटी का जो फिनोमेना है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फिनोमेना है उसको इन्होंने ही अपनी बुक्स के अंदर एक्सप्रेसिट किया था, उसको उन्होंने ही प्रेजेंट किया था। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। वारामिहिर की बात करेंगे तो वारामिहिर जो है वो एस्ट्रोलॉजर हैं 6th सेंचुरी के एस्ट्रोलॉजर हैं, फेमस एस्ट्रोलॉजर, जिन्होंने 2 किताबें लिखी हैं, पंच सिद्धांतक और बृहद संहिता। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट है हमारे पास विशाख दत्त। विशाख दत्त की अगर बात करेंगे तो विशाख दत्त के बारे में आपको पता है कि 5th सेंचुरी के प्ले राइटर हैं और 2 प्ले उन्होंने लिखे हैं। पहले का नाम है मुद्रा राक्षस, और दूसरे का नाम है देवी चंद्रगुप्ता। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो मुद्रा राक्षस जो है देवी चंद्र गुप्तम, तो मुद्रा राक्षस जो है वो बेसिकली चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के ऊपर बेस्ड है, और देवी चंद्रगुप्तम जो है वो बेसिकली गुप्ता रूलर चंद्रगुप्त सेकंड के ऊपर बेस्ड है। तो इस तरह ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमें यहाँ पर इसका आंसर देखने को मिलता है। अगर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे तो चरक के बारे में जैसे हमने बताया कि कुषाण रूलर कनिष्क के कोर्ट फिजिशियन हुआ करते थे चरक, और पोस्ट मॉडर्न पीरियड में इनका लाइफ एग्जिस्टेंस हमें देखने को मिलता है। दूसरे हमारे पास ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त की बात करेंगे तो 7th सेंचुरी के उज्जैन के मैथमेटिशियन है, ये एस्ट्रोलॉजर भी इनको कहा जाता है। तो ब्रह्मपुत्र सिद्धांत करके और खंड खाद्यक करके इन्होंने 2 किताबें लिखी हैं, और इनके बारे में कहा जाता है कि ग्रेविटी के बारे में और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में सबसे पहले इन्होंने ही क्लियर जो प्रेजेंटेशन है वो दिया है। नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है वारामिहिर के बारे में। तो वारामिहिर की बात करेंगे तो 6th सेंचुरी के एस्ट्रोलॉजर हैं वारामिहिर, जिन्होंने 2 किताबें लिखी हैं, पंच सिद्धांतक और बृहद संहिता। इसमें से बृहद संहिता जो है एनसाइक्लोपीडिया है, पंच सिद्धांतक जो है वो एस्ट्रोलॉजी और मैथमेटिक्स भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। विशाख दत्त की बात करेंगे तो विशाख दत्त प्ले राइटर हैं 5th सेंचुरी के, और इन्होंने 2 प्ले लिखे हैं, मुद्रा राक्षस और दूसरा प्ले है हमारे पास देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम के अंदर हमें चंद्रगुप्त सेकंड की स्टोरी देखने को मिलती है, और मुद्रा राक्षस के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य और जो चाणक्य है उनका मैकेनाइजेशन देखने को मिलता है कि कैसे उन्होंने धनानंद को हटा के अपना रूल स्टेब्लिश किया था। और ये जो प्ले है ये मुद्रा राक्षस के ऊपर बेस्ड है। मुद्रा राक्षस वॉज द मिनिस्टर और अमात्य ऑफ धनानंद। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात करेंगे तो ये भी मेडिवल हिस्ट्री से पूछा गया है, बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस पर्शियन फेस्टिवल नवरोज इन इंडिया। तो नवरोज का इस्तेमाल सबसे पहले इंडिया में किसने किया है? तो हमने क्लासरूम लेक्चर में कई बार डिस्कस किया है कि बलवन जो है इट इज ऑफन एसोसिएटेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ ईरानियन कस्टम्स इन इंडिया। सबसे पहले ईरानियन कस्टम्स जो है बलवन ने ही दिल्ली सल्तनत के कोर्ट में उनको एस्टेब्लिश किया है, और जो ईरानियन कॉन्सेप्ट है किंगशिप का उसको उसने इंट्रोड्यूस किया है। तो सी जो है वो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, नवरोज, सिजदा, पैबोस, इस तरह के कस्टम्स का जो इंट्रोडक्शन है वो बलवन के टाइम पर हमें इंडिया में और दिल्ली सल्तनत में देखने को मिलता है। अगर और फैक्ट्स की बात करेंगे तो बलवन का रूल जो है वो 266 से लेके 287 तक हमें दिल्ली सल्तनत के अंदर देखने को मिलता है। और सबसे खास बात यह है बलवन की कि इसने ईरानियन जो किंगशिप है, ईरानियन थ्योरी ऑफ किंगशिप है, उसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया है, जहां पर राजा जो है उसको इंसान नहीं माना जाता है बल्कि ईश्वर की परछाई माना जाता है। और राजा को जिले अल्लाह या नियाबत खुदाई जैसे जो टर्म्स हैं, या सुल्तान को जिले अल्लाह और सुल्ताने नियाबत खुदाई जैसे जो टर्म है उनके साथ डिनोट किया जाता है, उनके साथ एड्रेस किया जाता है। तो राजा यहाँ पर एक आम व्यक्ति नहीं है, वो ईश्वर की परछाई है, अल्लाह की परछाई है। इसी तरह ईरानियन कस्टम्स को भी उसने इंट्रोड्यूस किया है अपने कोर्ट के अंदर, जैसे सजदा हो गया, पैबोस हो गया, नवरोज हो गया। तो ये चीज भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे तो ये जो क्वेश्चन है वो आपका भक्ति मूवमेंट से जुड़ा हुआ है, और बड़ा ही आसान क्वेश्चन है कि नाथपंथी, सिद्धास और योगी जो हैं वो कहाँ के डिवोशनल सेंट हुआ करते थे। तो नॉर्थ इंडिया यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। देवर
द डिवोशनल प्रैक्टिशनर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। और नॉर्थ में 13th सेंचुरी में इनका एग्जिस्टेंस हमें देखने को मिलता है। इन्हीं लोगों ने पहले समाज से हटके अपने लिए कुछ नई नई प्रैक्टिस जो है ढूंढना शुरू किया था, ताकि गॉड का जो ग्रेस है उसको वो डायरेक्टली पा सकें और अपने माइंड और बॉडी को वो अलग अलग प्रैक्टिस से ट्रेन कर पाए। तो हट योगीज वगैरह जो है वो यहाँ पर हमें 13th सेंचुरी में इनका एग्जिस्टेंस देखने को मिलता है, और नॉर्थ इंडिया के अंदर उनके प्रैक्टिसेस जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। तो वुड्स डिस्पैच से ये जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है। तो वुड्स डिस्पैच के बारे में आपको पता होगा कि 1854 में हमें वुड्स डिस्पैच देखने को मिलता है। और ये जो डिस्पैच है ये इतना कॉम्प्रहेंसिव हुआ करता था इसके रिकमेंडेशंस को लेके अबाउट दी डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया, जिसके कारण इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन भी कहा जाता है, या वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया भी कहा जाता है। तो इसको लेके दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। इट रिकमेंडेड इंग्लिश एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हायर स्टडीज। तो ये स्टेटमेंट ठीक हो जाएगा। वुड्स डिस्पैच ने वर्नाकुलर लैंग्वेज को कहा था कि उसका इस्तेमाल करना चाहिए प्राइमरी एजुकेशन में, और हायर स्टडीज के अंदर इंग्लिश का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन, जो स्टेटमेंट नंबर 2 है, वो हमें बोल रहा है इट लेड स्ट्रेस ऑन फीमेल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक हो जाएगा। वुड्स डिस्पैच के साथ ये चीज हमें देखने को मिलती है कि फीमेल एजुकेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग को उसने प्रमोट करने की बात की थी। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक है। सो देयरफॉर ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। वुड्स डिस्पैच के साथ और फैक्ट्स की बात करेंगे तो इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन या वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया भी कहा जाता है। अगर इसकी एजुकेशन की बात करेंगे तो इसने बोला था कि प्राइमरी जो एजुकेशन है वो वर्नाकुलर लैंग्वेज में होनी चाहिए, वहीं जो हायर एजुकेशन है वो इंग्लिश लैंग्वेज में होनी चाहिए। विमेन एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन को उसने प्रमोट किया है। यूनिवर्सिटीज और एजुकेशन डिपार्टमेंट को लेके भी हमें यहाँ पर इनके रिकमेंडेशंस देखने को मिलते हैं, और ग्रांट इन एड सिस्टम का भी इस्तेमाल या उसका प्रोविजन भी हमें वुड्स डिस्पैच के अंदर देखने को मिलता है। तो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जो हमें वुड्स डिस्पैच के अंदर देखने को मिलते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा गया है, और बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन नंबर 15 देखने को मिलता है, मैथिली लैंग्वेज से पूछा गया है ये। तो ये बिहार का जो कल्चर पार्ट है वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चन हो जाएगा ये, कि मैथिली लैंग्वेज का डेवलपमेंट हमें कौन सी डायनेस्टी के टाइम पर देखने को मिलता है। तो कर्नाट डायनेस्टी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। मैथिली लैंग्वेज स्टार्टेड टू डेवलप ड्यूरिंग द रेन ऑफ कर्नाट डायनेस्टी विच डेट्स बैक टू 14th सेंचुरी। तो 14th सेंचुरी में डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट हमें देखने को मिलता है, तभी मैथिली लैंग्वेज का डेवलपमेंट जो है मिथिला वाले रीजन में हुआ है। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 15। ये भी बहुत टफ क्वेश्चन इसको नहीं कहेंगे, कई बार इसको पूछा जा चुका है, तो रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, विच स्टेट सर्व्ड एज द कैपिटल ऑफ द एंशिएंट किंगडम ऑफ मगध ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड। तो मगध की एंशिएंट किंगडम के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। अब यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए अर्ली वैदिक पीरियड को भी डिनोट किया गया है। तो चाहे कुछ भी टर्म आपको देखने को मिले मगध की एंशिएंट कैपिटल को लेके, आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि मगध का जो सबसे पुराना कैपिटल हुआ करता था वो था राजगृह। जरासंध के समय यहीं पर कैपिटल था मगध का। तो राजगृह जो है वो सबसे पुराना कैपिटल हुआ करता था मगध का। बृहद्रथ डायनेस्टी और आपका प्रद्योत डायनेस्टी और हरिनक डायनेस्टी के शुरुआत में राजगृह ही हमें कैपिटल देखने को मिलता है। बाद में उदायन इसको शिफ्ट करते हैं पाटलिपुत्र में। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन को लेके। उसी तरह अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे, तो ये जो क्वेश्चन है ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से पूछा गया है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की बात करेंगे तो प्रेस लेगिस्लेशंस जो हमें देखने को मिलते हैं कॉलोनियल रूल में, उनमें ये सबसे इंपॉर्टेंट लेगिस्लेशन है। और इसके बारे में जो स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट है वो दिया हुआ है, इट वाज इनेक्टेड बाय लॉर्ड लाइटन। तो ये स्टेटमेंट ठीक हो जाएगा। लॉर्ड लाइटन ने ही इसको रिकमेंड किया था और उन्हीं के टाइम पर इसको जो है इनेक्ट किया जाता है। दूसरा, इट केम टू बी नोन एज गैगिंग एक्ट। ये भी ठीक हो जाएगा कि ये जो एक्ट है इसको गैगिंग एक्ट कहा जाता है। नेशनलिस्ट का ऐसा मानना था कि इसने मजल किया है इंडियन वॉइस को जो है दबाने की कोशिश की है। तो इस तरह इसको गैगिंग एक्ट भी बोलते हैं। गैग का मतलब होता है किसी का मुंह दबा देना या उसको बोलने नहीं देना। तो इस तरह से इसलिए इसको गैगिंग एक्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो तीसरा फैक्ट जो इसके साथ जुड़ा हुआ है, द एक्ट वाज रिपील्ड बाय लॉर्ड रिपन। तो ये स्टेटमेंट भी हमें ठीक देखने को मिलता है कि बाद में लॉर्ड रिपन जो है वो इसको रिपील कर देते हैं।
तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर आप वाइसरॉयज और गवर्नर जनरल्स का जो अलग अलग फैक्ट बेस्ड इस चीजें हैं वो वहां पर आप देख सकते हैं कि किस वाइसरॉय के टाइम पर, किस गवर्नर जनरल के टाइम पर क्या क्या फैक्ट जो है, क्या क्या एक्टिविटीज हमें देखने को मिलती हैं। वहां पर ये जो चीजें हैं वो आपको मिल जाएंगी इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो अगर करेक्ट ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सारे के सारे स्टेटमेंट जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के साथ जुड़े हुए हैं और ये ठीक है। इसके अलावा इस एक्ट के साथ कुछ और चीजें भी हमें देखने को मिलती हैं, जैसे एक न्यूज़पेपर है अमृत बाजार पत्रिका, कलकत्ता का न्यूज़पेपर है। और ये जो न्यूज़पेपर है पहले बंगाली में हुआ करता था, लेकिन जैसे ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इंट्रोड्यूस होता है उसके कुछ समय बाद ही इसको इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है, क्योंकि ये जो एक्ट है वो सिर्फ वर्नाकुलर या क्षेत्रीय भाषाओं के ऊपर ही लागू होता था, इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर या इंग्लिश लैंग्वेज के जो न्यूज़पेपर है उनके ऊपर लागू नहीं किया जाता था। इस एक्ट के अंदर जो एडिटर है उसको गारंटी देना पड़ता था, सिक्योरिटी जमा करना पड़ता था डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के यहाँ, कि अगर कुछ भी सेडिशियस छपता है उसके न्यूज़पेपर के अंदर तो वो सिक्योरिटी जो है उसको जब्त कर लिया जाएगा। और इसके साथ साथ जो प्रिंटिंग प्रेस वगैरह है या उससे जुड़ी हुई जो प्रॉपर्टी है उसको भी जब्त कर लिया जाएगा। तो ये एक्ट हमें यहाँ पर इस तरह से देखने को मिलता है, जिसको वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और गैगिंग एक्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे तो ये क्वेश्चन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है और लॉर्ड मायो के रेजोल्यूशन से ये जुड़ा हुआ है 1870 में। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। 4 स्टेटमेंट यहाँ पर दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से स्टेटमेंट जो है वो कौन से ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट जो है, इट वाज द फर्स्ट स्टेप दैट बाइफरकेटेड सेंट्रल एंड प्रोविंशियल फाइनेंसेस। तो ये स्टेटमेंट ठीक हो जाएगा। लॉर्ड मायो का जो रेजोल्यूशन है ये फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन से जुड़ा हुआ था, कि यहाँ पर जो फाइनेंशियल रिसोर्सेस है उनको डिसेंट्रलाइज किया गया है, प्रोविंसेस को भी टैक्स कलेक्ट करने का राइट यहाँ पर दिया जाता है। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट वर एम्पावर्ड टू एडमिनिस्टर सर्टेन सर्विसेज। तो ये चीज भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। इसी तरह इट अटेम्प्टेड टू रेक्टिफाई एग्जिस्टिंग इम्पेरिटी। तो ये भी स्टेटमेंट जनरल स्टेटमेंट है, ठीक हो जाएगा कि जब वहां पर राइट्स दिए जा रहे हैं तो कुछ ऐसी कोशिश यहाँ पर की गई होगी। दूसरा यहाँ पर हो जाएगा, इट फोकस्ड ऑन एक्चुअल नीड्स ऑफ द प्रोविंसेस। तो ये स्टेटमेंट जो है वो भी यहाँ पर ठीक हो जाएगा, जनरल स्टेटमेंट है। तो जहां पर भी जनरल स्टेटमेंट आपको देखने को मिलता है एग्जाम में, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो स्टेटमेंट ठीक ही होगा। तो बहुत ज्यादा आपको उसके लेके परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसी तरह ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा और सारे के सारे स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर ठीक हो जाएंगे। यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि लॉर्ड मायो का जो रेजोल्यूशन है 1870 के साथ जुड़ा हुआ है, वो फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ हमें देखने को मिलता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगली बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेजोल्यूशन, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल इज एसोसिएटेड विद फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन, और वहां 4 जो वाइसरॉय हैं या जो गवर्नर जनरल है उनका नाम दे दिया जाएगा। वहां लॉर्ड मायो जो है उसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा एंशिएंट हिस्ट्री से देखने को मिलता है और एंशिएंट हिस्ट्री में जो गुप्ता पीरियड है वहां से ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक बुक के बारे में क्वेश्चन है, इसीलिए हमने आपको कहा है कि सोर्सेज जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हिस्ट्री के अंदर। तो नीतिसार से ये क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। नीतिसार एक बुक है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो गुप्ता पीरियड में लिखा गया है। और ये जो बुक है, इट इज एन अर्ली बुक ऑफ पॉलिटिक्स विच वाज रिटन बाय। तो ये जो बुक है ये स्टेट क्राफ्ट के ऊपर बुक है, कि जैसे आपने अर्थशास्त्र को पढ़ा था, स्टेट क्राफ्ट के ऊपर वो किताब है। वो बताती है हमें कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है वो कैसे चलाना है, गवर्नेंस जो है वो कैसा होना चाहिए, कितने डिपार्टमेंट्स होना चाहिए। तो वैसे ये जो बुक है वो भी स्टेट क्राफ्ट के ऊपर बुक है और इसको कमंदक ने लिखा है। तो बी जो है वो ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे आप अपने नोट्स के अंदर जो सोर्सेस वाला यूनिट है उसके अंदर देख सकते हैं। गुप्ता पीरियड को ओपन करेंगे तो सबसे पहले सोर्सेस हमें वहां पर देखने को मिलते हैं। तो वहां लिखा हुआ है नीतिसार कमंदक ने इसको कंपोज किया है, जिनको कमंदकी भी कहा जाता था। तो बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। और नीति, ये जो कमंदक है इनके बारे में कहा जाता है कि अर्थशास्त्र से इंस्पायर होके ही, कौटिल्य से इंस्पायर होके ही इन्होंने नीतिसार को लिखा था। नेक्स्ट जो बुक है हमारे पास वो भी एक सोर्स से पूछा गया है, मेडिवल हिस्ट्री का सोर्स है ये। इसको भी आप अपने जो नोट्स है उनसे इजीली जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि फतुवत आलमगीरी जो है वो किसने कंपोज किया है। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ईश्वर दास नागर ने इसको कंपोज किया है, जो मुगल ऑफिशियल हुआ करते थे राजस्थान के अंदर। और यहाँ पर अनऑफिशियल हिस्ट्री उन्होंने लिखी है औरंगजेब के समय की। और उसके अंदर उन्होंने बताया है कि कैसे औरंगजेब के मिलिट्री एक्सपीडिशन डेक्कन रीजन में हमें देखने को मिलते हैं और राजस्थान में राठौड़ के साथ जो उनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ करता था उसके बारे में भी उन्होंने यहाँ पर अपनी बुक के अंदर मेंशन किया है।
तो क्वेश्चन नंबर बी जो है वो हमें क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो हमें मेडिवल हिस्ट्री से देखने को मिलता है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे तो गुप्ता पीरियड से क्वेश्चन पूछा गया है एंशिएंट हिस्ट्री से, और इसमें पूछा गया है अकॉर्डिंग टू चाइनीज सोर्सेज मेघवर्मन द रूलर ऑफ श्रीलंका सेंट अ मिशनरी विच ऑफ द फॉलोइंग गुप्ता किंग फॉर परमिशन टू बिल्ड अ बुद्धिस्ट टेम्पल एट गया। तो समुद्रगुप्त के टाइम पर ये जो एक्सपीडिशन है, ये जो हम बोलेंगे एम्बेसडर्स का एक्सचेंज है वो हमें देखने को मिलता है कि श्रीलंका के जो रूलर हैं मेघवर्मन, उन्होंने यहाँ पर अपने एम्बेसडर को भेजा था ताकि जो गया जी डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, बोध गया जो है वहां पर एक बुद्धिस्ट टेम्पल बनाया जा सके। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे तो ये भी बिहार से जुड़ा हुआ है, लेकिन बड़ा ही जनरल सा क्वेश्चन है, सबको पता रहता है, कई बार पूछा जा चुका है। और इसमें पूछा है व्हेन वाज द बिहार फर्स्ट सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल प्रेसिडेंसी अंडर ब्रिटिश रूल इंडिया। तो ये जो क्वेश्चन है ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये 70th बीपीएससी में पूछा गया है इस क्वेश्चन को। तो देखेंगे आपकी कैसे कुछ क्वेश्चंस जो है, कुछ टॉपिक्स जो है लगातार रिपीट होते हैं एग्जाम के अंदर, तो इसीलिए पीवाईक्यूज को एनालिसिस करना, उनको सॉल्व करना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 22 मार्च 22 मार्च 1912 को हमें बिहार का जो फॉर्मेशन है वो देखने को मिलता है, बिहार का एस्टेब्लिशमेंट देखने को मिलता है। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम दिस थिंग, फ्रॉम दिस क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ए। ए वुड बी दी आंसर। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है 1912 में 22 मार्च को अलग किया गया है बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार और उड़ीसा रीजन को, और बाद में 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को भी अलग कर दिया जाता है बिहार से, उसको सेपरेट प्रोविंस बना दिया जाता है अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो एक्सप्लोरर से हमें देखने को मिलता है, और मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन है ये कि कौन से एक्सप्लोरर जो हैं वो कौन से कंट्री से जुड़े हुए हैं। तो क्रिस्टोफर कोलंबस की अगर बात करेंगे हम लोग, तो उनका बर्थ जो है इटली के अंदर हमें देखने को मिलता है, बाद में स्पेन की तरफ से वो एक्सपीडिशन लेके जाते हैं और अमेरिकन कॉन्टिनेंट को खोजते हैं। नेक्स्ट हमें जेक्स कार्टर जो है उनके बारे में देखने को मिलता है। जेक्स कार्टर जो है वो एक फ्रेंच एक्सप्लोरर हुआ करते थे, और कनाडा का जो अलग अलग रीजन्स हैं उसको उन्होंने यहाँ पर खोजा है। तो फ्रेंक्स जेक्स कार्टर जो है वो आपके फ्रेंच हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर सर फ्रैंकोस ड्रैक की बात करेंगे तो फ्रैंकोस ड्रैक जो है वो यूनाइटेड किंगडम का सिटीजन हो जाएगा। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। फ्रांसिस ड्रैक के बारे में कहा जाता है कि पूरे ग्लोब को उसने पूरे ग्लोब का चक्कर लगाया था, पूरी दुनिया का चक्कर लगाया था इसमें। नेक्स्ट है हमारे पास फर्दिनैंड मैगेलन, जो कि एक पोर्चुगीज हुआ करता था, पुर्तगाल का निवासी था ये। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। इसके बारे में भी यही कहा जाता है कि ही वॉज द फर्स्ट टू सर्कम नेविगेट दी वर्ल्ड, पूरी दुनिया का चक्कर लगाने वाला पहला ये व्यक्ति है। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है इनकी तरफ से। तो अगर करेक्ट ऑप्शन की बात करेंगे तो करेक्ट ऑप्शन जो है ए का 3 हो जाएगा, उसी तरह बी का 4 हो जाएगा, तो इस तरह डी का जो है वो 1 हो जाएगा पुर्तगाल। तो इस तरह ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है वो एक्सप्लोरर से पूछा गया है, तो ये भी रिपीटेड टॉपिक है। कई बार एक्सप्लोरर से क्वेश्चन पूछा गया है, तो एक्सप्लोरर वाला जो टॉपिक है वो भी आपको जो है वो मजबूती के साथ तैयार करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 हमें देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 से ये क्वेश्चन पूछा गया है, और इसमें रीजंस के बारे में पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर द रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो फेलियर के रीजन के बारे में ये पूछ रहा है, मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन है ये। जो पहला स्टेटमेंट उसने दे रखा है फेलियर के रीजंस को लेके वो है मिलिट्री सुपीरियोरिटी ऑफ द ब्रिटिश। तो ये ठीक हो जाएगा, ब्रिटिश फोर्सेस मिलिट्री में ज्यादा सुपीरियर हुआ करते थे, ज्यादा बेटर ऑर्गेनाइज थे वो, और ज्यादा बेटर आर्म्स उनके पास हुआ करते थे। नेक्स्ट है द रिबेल्स डिड नॉट हैव अ यूनिफाइड प्रोग्राम और आइडियोलॉजी। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉमन विजन या कॉमन आइडियोलॉजी हमें देखने को नहीं मिलती है रिबेल की तरफ से, ये भी एक रीजन हो सकता है फेलियर के पीछे। नेक्स्ट है हमारे पास देयर वाज लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। तो सोसाइटी के अलग अलग सेक्शंस जो है वो यहाँ पर सपोर्ट करने से
मना कर देते हैं, उनका सपोर्ट हमें इस रिबेल के अंदर देखने को नहीं मिलता है। जैसे प्रिंसली स्टेट्स जो हैं, प्रिंसली स्टेट्स यहाँ पर सपोर्ट नहीं करते हैं बहुत सारे, जैसे आपका सिंधिया हो गए, इंदौर के रूलर्स हो गए। उसी तरह जो न्यूली एजुकेटेड इंटेलिजेंसिया है उसकी तरफ से यहाँ पर हमें सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। उसी तरह जो कैपिटलिस्ट क्लास है या जो ट्रेडिंग कम्युनिटी है उसकी तरफ से भी हमें यहाँ पर बहुत ज्यादा सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। तो बहुत सारे सेक्शंस यहाँ पर इसको सपोर्ट नहीं करते हैं। तो सारे स्टेटमेंट ठीक हो जाएंगे यहाँ पे, एंड सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करेंगे तो ये बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी इसको पूछा जा चुका है। तो कुक फ्रॉम बिहार हु सेव्ड महात्मा गांधीज लाइफ फ्रॉम मर्डर अटेम्प्ट बाय फूड पॉइजनिंग इन 1917। चंपारण सत्याग्रह के दौरान कौन से कुक ने गांधी जी की जान जो है वो बचाई थी फूड पॉइजनिंग होने के कारण, या फूड पॉइजनिंग से उनको बचाया था, उनको बता दिया था कि ये जो खाना है वो खराब है, इसको नहीं खाना है। तो उसका नाम हुआ करता था बतक मियाँ। तो बतक मियाँ का नाम हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, जो चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की जान बचाते हैं। उन्होंने गांधी जी को अवेयर कर दिया था कि ये जो दूध उनको दिया जा रहा है वो पॉइजनड है, और जिसके कारण उनको जो है फूड पॉइजनिंग हो सकती है और उनकी जान जा सकती है। बाद में उनको उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है, लेकिन ब्रेवली वो महात्मा गांधी की जान यहाँ पर बचा पाते हैं। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करेंगे तो वंस अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है। 70th बीपीएससी के अंदर भी हमने इसको डिस्कस किया था। स्वामी सहजानंद से जो क्वेश्चन है वो जुड़ा हुआ है। तो बख्त मूवमेंट के बारे में पूछ रहा है। द बख्त मूवमेंट इन बिहार ड्यूरिंग 1937-1938 वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय हुम। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस जो है, टॉपिक्स जो है वो रिपीट हो रहे हैं एग्जाम के अंदर। इसीलिए आपको इसी तरह से तैयारी करनी है कि जो टॉपिक है उसको कॉम्प्रहेंसिवली कवर कर लेना है, ताकि अगर वो टॉपिक रिपीट होता है एग्जाम में तो वो क्वेश्चन जो है वो आपसे छूटे नहीं। तो बख्त मूवमेंट के बारे में पूछ रहा है, किसने ऑर्गेनाइज किया था उसको। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती की तरफ से उसका ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलता है। पिछले जो डिकोडिंग सीरीज है, पिछले जो डिकोडिंग लेक्चर है 70th बीपीएससी का, उसमें हमने स्वामी सहजानंद के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है, उनके न्यूज़पेपर वगैरह सारी एक्टिविटीज वहां पर डिस्कस की हैं। तो उसको आप चेकआउट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट के अंदर आपको वो मिल जाएगा, डिकोडिंग बीपीएससी प्रीलिम सीरीज के अंदर। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ से। नेक्स्ट है हमारे पास कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स ड्यूरिंग इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। तो क्वेश्चन नंबर 27 की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको क्रोनोलॉजी की में अरेंज करना है कि कौन कौन से इवेंट्स जो है पहले हुए हैं और कौन से इवेंट्स बाद में हुए हैं। तो क्रोनोलॉजी की बात करेंगे तो यहाँ पर जो इवेंट्स है उनका ईयर हमको पता होना चाहिए। सूरत स्प्लिट 1907 में देखने को मिलता है। मोरले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 में देखने को मिलता है। होम रूल मूवमेंट 1916 में देखने को मिलता है, और खेड़ा सत्याग्रह हमें 1918 में देखने को मिलता है। इस तरह ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, और ऐसे हम इसको यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है मॉडर्न हिस्ट्री से। ये सारे जो इवेंट्स हैं बड़े ही फेमस इवेंट्स हैं, और डेट्स जो है वो आपको याद होने चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं कि आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करना है, डेट्स वगैरह जो है उनको भी याद रखना है इंपॉर्टेंट इवेंट की। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो लॉर्ड लाइटन के साथ जुड़ा हुआ है। तो गवर्नर जनरल और वाइसरॉय वाला जो सेक्शन है, जिसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएंगे, वो आपको स्पेसिफिकली पढ़ के जाना है, क्योंकि देखेंगे 3 क्वेश्चन जो है वो एक ही टॉपिक से पूछे जा चुके हैं अभी तक मॉडर्न हिस्ट्री में। तो देखेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वेटेज यहाँ पर रखते हैं। सबसे पहला हो जाएगा एक्सप्लोरर वाला टॉपिक, दूसरा हो जाएगा गवर्नर जनरल और वाइसरॉय वाला टॉपिक, और तीसरा जो प्रेस वाला टॉपिक है वो यहाँ पर हो जाएगा अलग अलग न्यूज़पेपर्स, प्रेस लॉज जो इनिशिएट किए गए हैं, अलग अलग जो जर्नल्स लिखे गए हैं, वो वाला जो टॉपिक है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो उसको बहुत अच्छे से तैयार करके जाएंगे। लॉर्ड लाइटन के बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया है, लॉर्ड लाइटन से कौन कौन सी एक्टिविटीज जुड़ी हुई हैं। तो स्ट्रेची कमीशन की बात करेंगे तो ये भी लॉर्ड लाइटन से जुड़ा हुआ है। 1880 में एक फेमाइन कमीशन बनाया गया था जिसको स्ट्रेची कमीशन कहा जाता है। तो ऑप्शन ए जो है वो तो लॉर्ड लाइटन के साथ जुड़ा हुआ है। ऑप्शन बी की बात करेंगे तो आर्म्स एक्ट 1878 का जो है वो भी लॉर्ड लाइटन के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ये भी लॉर्ड लाइटन के साथ जुड़ा हुआ है, जिसको गैगिंग एक्ट भी कहा जाता है, जिसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इल्बर्ट बिल की बात करेंगे तो ये जो है ये लॉर्ड रिपन के टाइम पर इसका इनेक्टमेंट हुआ था 1883 में, और इसका पर्पस था कि सीआरपीसी जो है उसके अंदर चेंज किया जाए,
और इंडियन जजेस जो हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए और यहाँ पर एक लेवल प्लेइंग फील्ड हमें देखने को मिले, ताकि प्रोविंसेस में जो अभी तक इंडियन जजेस को रोका जाता था यूरोपियंस को ट्राई करने से, वो राइट भी उनको वहां पर मिलना चाहिए। तो सीआरपीसी के अंदर, ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर यहाँ पर चेंज किया जाता है, लेकिन बाद में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट होता है यूरोपियंस की तरफ से, तो 1884 में इसको वापस ले लिया जाता है इस बिल को। और ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। और कांग्रेस के बनने के पीछे ये जो बिल है इसका भी एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन हुआ करता था, जिसको हम लोग इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी के नाम से जानते हैं। तो लॉर्ड लाइटन की बात करेंगे तो 1876 से लेके 1880 तक इसका टाइम पीरियड हमें देखने को मिलता है। और जो आपके नोट्स हैं वहां पर आप देखेंगे कि लॉर्ड लाइटन के साथ कौन कौन से जो एक्टिविटीज हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। जैसे सेकेंड अफगान वॉर लॉर्ड लाइटन के समय पर हुआ था। उसी तरह इसने जो सिविल सर्विसेज की एज है उसको 21 से कम करके 19 कर दिया था, अपर एज को। ये चीज हमें इसकी तरफ से देखने को मिलती है। दिल्ली दरबार का ये ऑर्गेनाइजेशन करवाता है। बॉम्बे और मद्रास के अंदर जो है भीषण फैमान आ गई थी उस समय, लेकिन फिर भी ये दिल्ली दरबार में इसका ग्रैंड दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज करवाता है, जिसके कारण लोग जो है वो नाराज हो जाते हैं। तो टोटल 3 दिल्ली दरबार हमें देखने को मिलते हैं। पहला दिल्ली दरबार 1877 में ऑर्गेनाइज हुआ था। यहाँ पर जो ब्रिटिश मोनार्क है उसको एम्प्रेस ऑफ इंडिया बोला गया था, उनको अपॉइंट किया गया था। दूसरा जो दिल्ली दरबार है वो कर्जन के समय हमें देखने को मिलता है 1903 में। और तीसरा जो दिल्ली दरबार है वो 1911 में हमें देखने को मिलता है। लॉर्ड हार्डिंग के समय दिल्ली में इसको ऑर्गेनाइज किया करवाया गया था। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है जो लॉर्ड लाइटन के साथ नहीं जुड़ा हुआ है वो है इल्बर्ट बिल, तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी हमारा मॉडर्न हिस्ट्री से ही जुड़ा हुआ है। और इसमें पूछा गया है कि बैटल ऑफ बक्सर जो 1864 में होता है, उसके बाद जो ट्रीटी साइन हुई है उसके बारे में पूछा गया है। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, सबको पता होता है। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद उसको बोलते हैं। 1865 में रॉबर्ट क्लाइव ट्रीटी साइन करता है, एक तो शुजाउद्दौला अवध के साथ और दूसरा शाह आलम के साथ। और यहाँ पर कंपनी जो है उसको दीवानी राइट्स मिल जाते हैं बंगाल और बिहार रीजन के। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो ये जो क्वेश्चन है इसको आप बिहार स्पेसिफिक भी कह सकते हैं, वैसे जनरल क्वेश्चन भी है। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश इट्स फैक्ट्री एट पटना इन विच ईयर। तो डच ने पटना के अंदर अपनी फैक्ट्री कहां पर लगाई थी उसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 1632 जो है वो सही ऑप्शन हो जाएगा। आप यहां पर अपने नोट्स को रेफर कर सकते हैं। 1632 में हमें डच की फैक्ट्री पटना के अंदर, डच फैक्ट्री पटना के अंदर देखने को मिलती है। उसी तरह यहाँ पर एक काम आपको और मिलता है कि अलग अलग कंपनीज ने कहाँ कहाँ पर कौन कौन से समय बिहार में अपनी फैक्ट्री लगाई है, वो भी अब आप यहाँ पर तैयार करेंगे। तो इंग्लिश ने अपनी फैक्ट्री कब लगाई है, फ्रेंच ने अपनी फैक्ट्री कब लगाई है, डच ने कब लगाई है, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्रीज हमें अलग अलग जगहों पर देखने को मिलती हैं, अलग अलग समय पर जो लगाई गई हैं। जैसे मसूलीपट्टनम हो गया, मसूलीपट्टनम में 1605 में फैक्ट्री लगाई जाती है। पुलिकेट हो गया, 1609 में वहां फैक्ट्री लगाई जाती है। सूरत हो गया, डच लोग 1616 में वहां पर फैक्ट्री लगाते हैं। भिमलीपट्टम हो गया, 1641 में यहाँ पर फैक्ट्री लगाई जाती है। कराईकल हो गया, 1645 में यहाँ पर फैक्ट्री लगाई जाती है। चिंसुरा हो गया बंगाल के अंदर, 1653 में यहाँ पर फैक्ट्री लगाई जाती है। कोचिन हो गया, 1663 में यहाँ पर फैक्ट्री लगाई जाती है। तो ऐसे डच फैक्ट्रीज अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग जगहों में हमें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका मॉडर्न हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर पूछा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स डिड महात्मा गांधी मेक द फर्स्ट यूज ऑफ हंगर स्ट्राइक एज वेपन। तो इनमें से कौन से मूवमेंट में गांधी जी ने हंगर स्ट्राइक का इस्तेमाल किया था, तो ये पूछा गया है। फिर से बहुत बेसिक क्वेश्चन है। हम गांधी जी के साथ जो लोकल मूवमेंट हमें देखने को मिलते हैं 1917 से लेके 1918 के बीच में 3 लोकल मूवमेंट्स में गांधी जी ने यहाँ पार्टिसिपेट किया है। चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा के अंदर। और अहमदाबाद के अंदर जो मूवमेंट चलाया गया था वहां पर गांधी जी का पहला हंगर स्ट्राइक हमें देखने को मिलता है। तो पहला हंगर स्ट्राइक गांधी जी का चंपारण के अंदर अहमदाबाद के अंदर देखने को मिलता है, जो टेक्सटाइल वर्कर्स है उनके सपोर्ट में। और जो आखिरी हंगर स्ट्राइक है महात्मा गांधी का वो हमें पाकिस्तान के सपोर्ट में देखने को मिलता है। तो पाकिस्तान के लिए भी उन्होंने हंगर स्ट्राइक किया था। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो क्वेश्चन नंबर 32 है, और ये क्वेश्चन जो है ये भी बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चन इसको कह सकते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा गया है। तो क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942 विटनेस सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम द लीडर्स ऑफ बिहार, विच प्रोमिनेंट बिहार लीडर्स was known as बिहार केसरी एंड एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन क्विट इंडिया मूवमेंट। तो बिहार के उस समय जो सबसे इंपॉर्टेंट लीडर हुआ करते थे उनका नाम था श्री किशन सिंह, और श्री किशन सिंह को बिहार केसरी भी कहा जाता है उनके कंट्रीब्यूशन की वजह से क्विट इंडिया मूवमेंट में। एक तो जयप्रकाश नारायण ने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया है इसके अंदर, आज़ाद दस्ता उन्होंने बनाया था नेपाल के अंदर। और इसी तरह जो श्री कृष्ण सिंह हैं, ये इससे पहले बिहार के प्रीमियर हुआ करते थे, चीफ मिनिस्टर जैसा आप समझ सकते हैं। तो शुरुआत में बिहार के अंदर कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी, लेकिन बाद में जाके कांग्रेस की सरकार वहां पर बन जाती है, और श्री किशन सिंह जो है वो उसके प्रीमियर हुआ करते थे। और बाद में क्विट इंडिया मूवमेंट में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसके कारण इनको बिहार केसरी भी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है वो भी मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा गया है। सो इन रेस्पॉन्स टू मास एजिटेशन ऑफ चंपारण मूवमेंट द ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक स्टेप टू एड्रेस द इशू। तो यहाँ पर चंपारण मूवमेंट को सॉल्व करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने क्या इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लिया था, क्या इंपॉर्टेंट स्टेप लिया था, उसके बारे में ये क्वेश्चन पूछता है। तो पहला स्टेटमेंट है अपॉइंटमेंट ऑफ महात्मा गांधी एज गवर्नर ऑफ चंपारण। तो ये तो गलत हो जाएगा, बिल्कुल जो है गलत स्टेटमेंट है ये। एनफोर्स्ड स्ट्रिक्ट कर्फ्यू एंड इम्पोज मार्शल लॉ इन द रीजन, है ना, तो ऐसा भी नहीं हुआ था वहां पे, तो ये चीज भी हमें नहीं देखने को मिलता है। इंस्टीट्यूटेड द चंपारण अग्रेरियन कमिटी, तो इसको यहाँ पर बनाया गया था। जब हम लोगों ने चंपारण सत्याग्रह पढ़ा था तो उसमें देखा था कि कैसे उसका कंक्लूजन हमें वहां पर देखने को मिलता है। तो कंक्लूजन में क्या हुआ था कि एक तो चंपारण अग्ररियन कमेटी बनाया गया था, और ये जो कमेटी है ये अपने रिकमेंडेशंस देती है, और बाद में इसके ऊपर चंपारण एक्ट लेके आया जाता है। और चंपारण एक्ट में दो प्रोविजंस हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला प्रोविजन है कि जो 3 कठिया सिस्टम यहाँ हुआ करता था, फोर्स्ड इंडिगो कल्टीवेशन का जो सिस्टम यहाँ पर हुआ करता था, उसको अबॉलिश किया जाता है। और दूसरा जो चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है कि 25% अभी तक इंडिगो प्लांटर्स ने इलीगली जितने भी टैक्सेस वसूले हैं यहाँ के इंडिगो कल्टीवेटर से, उसका 25% उनको वापस करना पड़ेगा। ये इस एक्ट के अंदर प्रोविजन हमें देखने को मिलते हैं। तो ये यहाँ पर इसका कंक्लूजन हमें देखने को मिलता है, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है, इसके अंदर एक और चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि जैसे इंडिगो रिवोल्ट है, वहां पर हमने कॉज के अंदर देखा था कि कैसे जब जर्मन इंडिगो या जर्मन डाई का इंट्रोडक्शन होता है, तो जो इंडियन जो नेचुरल डाई है इंडिगो, उसका उसके डिमांड के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से इंडिगो प्लांटर्स बंगाल के अंदर बहुत ज्यादा ऑपरेस कर रहे थे वहां के इंडिगो कल्टीवेटर को। लेकिन 1914 के बाद जब वर्ल्ड वॉर शुरू होता है तो फिर से जर्मनी से क्योंकि डाई आना बंद हो गया था, जिसके कारण फिर से इंडिगो की डिमांड बढ़ जाती है। इसीलिए चंपारण के अंदर उनकी जातियां या इंडिगो प्लांटर्स के जो ऑपरेसिव कंडक्ट है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है चंपारण सत्याग्रह से। क्वेश्चन नंबर 34 जो है वो भी आपका मॉडर्न हिस्ट्री से ही पूछा गया है, सोशल रिफॉर्म से बेसिकली ये क्वेश्चन है। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है वो किसका ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था? गोपाल कृष्ण गोखले का, 1905 में उन्होंने इसको बनाया था। तो ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए। तत्वबोधिनी सभा की बात करेंगे तो देवेंद्रनाथ टैगोर का ये ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था, बाद में ये इसको मर्ज कर देते हैं ब्रह्म समाज के अंदर। और 1839 में इसको स्टेब्लिश किया था देवेंद्रनाथ टैगोर ने, तत्वबोधिनी सभा को। आत्मीय सभा की बात करेंगे तो राम मोहन रॉय का ही ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था। 1815 में राम मोहन रॉय इसको स्टेब्लिश करते हैं। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका ठीक हो जाएगा। अगर पेयरिंग की हम लोग बात करेंगे तो ऑप्शन ए जो है वो ठीक ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो भी हमें मॉडर्न हिस्ट्री से ही देखने को मिलता है। अंबाबाई एक विमेन फ्रीडम फाइटर हैं, इनके बारे में पूछा गया है कि वो किस स्टेट से आती हैं। तो फिर से फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम कह सकते हैं कि कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि ये कहाँ से आती हैं, तो इसीलिए हमने कहा था कि 38 में से 35 क्वेश्चन जो है वो इजीली यहाँ पर किए जा सकते हैं। लेकिन जिन्होंने अच्छी तैयारी की है वो 38 के 38 क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हिस्ट्री में मार्क्स आपको नहीं गंवाने हैं।
अंबाबाई की बात करेंगे हम लोग तो कर्नाटक रीजन से उनका एसोसिएशन हमें देखने को मिलता है, और इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी हो जाएगा यहाँ पे। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, सारे ही मूवमेंट में यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी मॉडर्न हिस्ट्री से हमें देखने को मिलता है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन की बात करेंगे तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन इंडिया आता है, और जो उस समय के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली थे, और वो यहाँ पर इस मिशन को भेजते हैं। और उसके 3 मेंबर हुआ करते थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टैनफोर्ड क्रिप्स और आपके एवी अलेक्जेंडर। तो पैथिक लॉरेंस की बात करेंगे तो ठीक है, ये भी मेंबर हुआ करते थे, एवी अलेक्जेंडर भी यहाँ पर मेंबर हुआ करते थे, लेकिन जे एंड्रयू जो है वो यहाँ पर मेंबर नहीं हुआ करते। तो सी यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा। ये पूछ रहा है कि कौन मेंबर नहीं था, तो सी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सी जो है वो नहीं हुआ करते थे मेंबर, तो जे एंड्रयू यानी कि सी जो है वो हो जाएगा यहाँ पे। अगर कैबिनेट मिशन की बात करेंगे तो कैबिनेट मिशन 24 मार्च को हमें इंडिया में देखने को मिलता है। क्लेमेंट एटली उस समय प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, और उसके मेंबर्स जो है 3 इंपॉर्टेंट मेंबर्स थे। सर पैथिक लॉरेंस जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे इंडिया के उस समय, स्टैनफोर्ड क्रिप्स जो प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ ट्री हुआ करते थे, एबी अलेक्जेंडर की बात करेंगे तो फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमायरल्टी थे। तो इसे जो कैबिनेट मिशन है उसको प्रिसाइड करने का काम पैथिक लॉरेंस नहीं किया था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे वो उस समय। तो ये चीज, ये बात भी आपको यहाँ पर याद रखनी है। और उस समय जो वायसरॉय हुआ करता था इंडिया का, उसका नाम था लॉर्ड वेबल। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करेंगे तो ये जो क्वेश्चन है ये भी हमें मॉडर्न हिस्ट्री से ही देखने को मिलता है। और क्वेश्चन कुछ इस तरह है, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड ऑन द बेसिस ऑफ सेफ्टी वॉल थ्योरी टू प्रोटेक्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट फ्रॉम थ्रेट्स, व्हिच लीडर सेड दैट। तो कांग्रेस का जो फॉर्मेशन है उससे ये क्वेश्चन पूछा गया है। और आप लोगों को पता होगा कि कांग्रेस के फॉर्मेशन के साथ जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं उन्होंने बहुत ज्यादा उसको क्रिटिसाइज किया है। आरपी दत्त की एक बुक हुआ करती थी इंडिया टुडे करके, उसके अंदर उन्होंने यहाँ पर जो कांग्रेस के मॉडरेट्स हैं उनको क्रिटिसाइज किया है, उनको लॉयलिस्ट बताया है। उसी तरह एक्सट्रीमिस्ट ने भी उनको क्रिटिसाइज किया है, ब्रिटिश एजेंट बताया है। और क्रिटिसिज्म के अंदर जो सबसे ज्यादा बड़ा नाम हमें देखने को मिलता है वो है लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय ने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया है कांग्रेस को, खासकर मॉडरेट फेस को। तो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये चीज हमें देखने को मिलती है। और इसके कॉन्ट्ररी या इसके रिएक्शन में जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं उनकी तरफ से भी हमें नैरेटिव देखने को मिलता है कि उन्होंने ऐसा बताया है कि नहीं, ईओ हुम ने हमें सेफ्टी वॉल की तरह इस्तेमाल नहीं किया है, बल्कि मॉडरेट्स ने और कांग्रेस के जो पुराने लीडर्स थे उन्होंने ईओ हुम को लाइटनिंग कंडक्टर की तरह इस्तेमाल किया है। तो इस तरह की चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो गोपाल कृष्ण गोखले का कहना है कि इन्होंने लाइटनिंग कंडक्टर की तरह इस्तेमाल किया है एओ हुम को, ना कि एओ हुम ने इनको सेफ्टी वॉल की तरह इस्तेमाल किया है। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं इनका नैरेटिव है, बाद में बिपिन चंद्रा की तरफ से भी हमें इसी तरह के जो चीजें हैं वो देखने को मिलती हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस और उसके साथ जो कंट्रोवर्सी जुड़ी हुई है। नेक्स्ट है हमारे पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन द रेजोल्यूशन रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स वर पास्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है कांग्रेस के सेशन से। तो सबको पता है कि कराची सेशन जो है उसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशंस पास हुए थे। एक तो फंडामेंटल राइट का रेजोल्यूशन और दूसरा नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम का रेजोल्यूशन। और गांधी इरविन पैक्ट को रेक्टिफाई करने के लिए स्पेशल सेशन इसको बुलाया गया था। तो ये नॉर्मल सेशन नहीं है, कराची का जो सेशन है सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है इसको प्रेसाइड करते हैं। तो ये सारी बातें जो है वो आपको याद होनी चाहिए। और टेलीग्राम चैनल के ऊपर हम लोग इसका एक टेबल अपलोड कर देंगे कांग्रेस के अलग अलग सेशंस को लेके, तो वहां से आप उसको कवर कर लेंगे। और स्पेशल सेशन था ये बात आपको याद रखनी है। गांधी इरविन पैक्ट को इसको रेक्टिफाई करने के लिए इसको ऑर्गेनाइज करवाया था। और 2 इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन यहाँ से पास होते हैं, फंडामेंटल राइट्स का रेजोल्यूशन और दूसरा नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम का रेजोल्यूशन। सो दिस इज ऑल अबाउट द एनालिसिस ऑफ दिस वेरी पेपर। तो इस तरह से हमने इसका हिस्ट्री और कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस किया है 69 बीपीएससी एग्जाम का। अगर आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसको होलिस्टिक बनाना चाहते हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर, तो ये जो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है या जो क्यूआर कोड आपको देखने को मिलेगा RS ब्रेनरी करके, उसको आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं।
और वहाँ पर अलग अलग जो आपके पास नोट्स हैं या जो अलग अलग पीडीएफ्स हैं, अलग अलग चीज़ों को लेके जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको आपके पास पहुंचती रहेगी। सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। इस सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे और आप लोग पूरी डिसिप्लिन के साथ इसको फॉलो करते रहिए, ताकि आपको कॉम्प्रहेंसिवली जो एनालिसिस है उसका पता चल पाए इस एग्जाम को लेके, और जो टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं बार बार वो यहाँ पर कवर हो पाए, ताकि हमारी जो प्रिपरेशन है वो और ज्यादा होलिस्टिक और ज्यादा मजबूत हो पाए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे।